अब देखते हैं लेंज का नियम क्या है और इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो लेंज का नियम होता क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है, जो कि मतलब एक्स्ट्रा में प्रेरित हो रही है, जो हमने मतलब जनरेट नहीं करी लेकिन अपने आप विद्युत धारा बन रही है, उसे कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा की वह दिशा होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब जिस चीज से वो बन रही है, करंट जिस चीज से बन रही है वो उसी का विरोध करेगी, उसी की उल्टी जाएगी। तो इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके ये पॉइंट है। तो लेंज का नियम यही कहता है कि जो प्रेरित धारा है वो उसी का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। तो जब चुंबक के एन ध्रुव को, अब इसमें हमें चाहिए क्या क्या, देखो एक चुंबक और एक कुंडली, कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, ये हम एन ध्रुव को कुंडली के पास लाए तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस कुंडली में अपने आप करंट फ्लो होने लगेगा और इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कर सकते हैं। मतलब वो ये ऐसे मतलब इस तरह से जनरेट होगी कि वो इसी का विरोध करेगी कि एन ध्रुव इसके पास ना आए, कर सके। यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर का कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति कार्य करे। मतलब ये चुंबक जो ये कुंडली है खुद एन ध्रुव जैसी कार्य करने लगती है। अब अपन ने ये देखा था कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं और दोनों में होता क्या है कि जब हम समान ध्रुव को पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जब हम असमान ध्रुव को पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो चुंबक में क्या हो गया, ये जब समान समान ध्रुव रहेंगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जब असमान असमान ध्रुव होंगे, यहाँ पर नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो ऐसे यहाँ हो रहा है। अब ये चुंबक क्या हो रहा है, जैसे हम चुंबक को पास में लाते हैं तो करंट तो अपने आप, प्रेरित धारा तो अपने आप बनेगी, लेकिन प्रेरित धारा इस तरह का बिहेव करेगी, ये कुंडली इस तरह का बिहेव करेगी जैसे ये एन ध्रुव हो, एन सिरा हो। अब एन सिरा क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो एक तो ये हो गया जैसे हम इसको पास में लाएंगे। और क्या क्या कंडीशन हो सकती है सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जब चुंबक के एन ध्रुव को, अब कुंडली से अभी हम पास ला रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, अब दूर ले जा रहे हैं। तो जब हम दूर ले जाएंगे, यहाँ पर खिसकाएंगे, हम दूर ले जाएंगे तो पुनः कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होगी। पहले धारा तो प्रेरित होगी लेकिन किस दिशा में होगी, तो इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि चुंबक के दूर जाने का विरोध करेगी, मतलब दूर नहीं जाने देगी। तो ये एस ध्रुव बन जाएगी, एस ध्रुव बनेगी तो क्या होगी, ये इसको अपनी साइड खींचेगी। अब ये कब संभव है, जब चुंबक की कुंडली क्या है, एस ध्रुव की भांति व्यवहार करे। कुंडली और प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। अभी एस ध्रुव की भांति कार्य कर रही है, दक्षिण ध्रुव की भांति तो दक्षिणावर्त होगी। तो दो टाइप के हो गए कि जब हम पास में लाएंगे तो वो खुद एन ध्रुव जैसी बिहेव करने लगेगी और वो उसका विरोध करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, और जैसे ही हम उसको दूर ले जाएंगे तो वो उसको आकर्षित करने लगी, मतलब एस ध्रुव बन जाएगी। तो ये लेंज का नियम हो गया। फिर है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या क्या है। तो इन्हें दो नियम दिए थे, प्रथम नियम द्वितीय नियम। प्रथम नियम है कि जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हम एक बंद परिपथ लिया, ठीक है, एक वायलीय बंद परिपथ है, इसमें हमने चुंबकीय फ्लक्स, अब यहाँ चुंबक पे लाए थे तो चुंबक में से क्या निकल रहा है, लाइंस निकल रही हैं। तो अगर ये लाइंस किसी चालक वाले उसमें से निकलेगी तो हम फ्लक्स कहते थे, सतह में से निकल रही है। तो ये अगर परिवर्तित हो रही है तो ये क्या करता है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देगा, मतलब इसी में ये प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेगा। और ये कब तक करेगा, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर जब तक हम इस जो मैग्नेट है इसको यहाँ आगे पीछे लाएंगे तो क्या होगा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और ये तभी तक उत्पन्न होगा जब तक हम इस चुंबक को यहाँ वहाँ करते रहेंगे। और जैसे हमने मान लो रोक लिया तो क्या होगा, तो फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा।
अब द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो प्रेरित विद्युत बल है उसका मान, अभी ये जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, जो हम यहाँ चुंबक से बल रेखाएं निकल रही हैं चालक में, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएंगी। तो जितनी फ्लक्स लाइंस में परिवर्तन होगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो अनुक्रमानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो ये फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब ये व्याख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो ये देख लेते हैं। माना किसी क्षण किसी परिपथ में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, तो यहाँ हमने मान लिया फाई 1 है, तथा टी समय पश्चात, अब कुछ समय पश्चात उस समय परिवर्तन आया, तो अब चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, कुछ समय पश्चात फाई 2 हो गया। तो अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, फाई 2 से फाई 1, तो फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन में टी, समय टी के लिए लिया अपन ने। अब तब फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम ये हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, हमारे विद्युत वाहक बल के। तो इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी के। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर माइनस के फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी, या इसको ई बोल दो, ई बराबर माइनस के फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी। अब जहाँ पर k एक अनुपातिक नियतांक है, इसका SI मात्रक में मान क्या होगा, ये जो k है इसका मान हो जाएगा 1, और ये k कहाँ से आया, जो अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट कहलाता है। तो ये जब ये हटेगा तो हमने इसकी जगह लिख लिया माइनस k। तो ये e बराबर हो गया, अब ये माइनस का गुणा इसमें कर दिया तो माइनस फाई 2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस फाई 1 इंटू टी। अब ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि, और यहाँ माइनस करा तो इसको हम पलट के ऐसे लिख सकते हैं फाई 1 माइनस फाई 2, या तो सीधा ये से लिखा रहने दो फाई 2 माइनस फाई 1, या माइनस बाहर ही रहने दो। अब लेकिन ये जो माइनस है ये क्या बता रहा है, माइनस बताता है इसकी दिशा को, इसके विरोध को। देखो ऋण चिन्ह जो है यह बताता है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स का विरोध कर रहा है। विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यदि डेल टी समय अंतराल में कुंडली से विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में डेल फाई 3 परिवर्तन, अगर थोड़ा सा और परिवर्तन कर दिया, यहाँ फाई बी आएगा, डेल फाई बी अगर थोड़ा सा और परिवर्तन कर दिया जाए तो हमारा ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा माइनस डेल फाई बी अपॉन डेल टी। अभी डेल फाई बी किसको लिख लिया, ये जब हमने लिखा था फाई 2 माइनस फाई 1, इसी को हमने लिख लिया है डेल्टा फाई बी। अब यदि समय अंतराल बहुत ही कम हो, ये जो डेल टी है ये बहुत ही छोटा है, तो डेल टी टेंस टू 0, इसको हम टेंस टू कहते हैं, ये जो निशान बना रहता है टेंस टू 0, मतलब 0 की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और डेल्टा फाइव अपॉन डेल टी, या फिर इसी को ऐसे ही लिखा रहने दो, ई बराबर माइनस डेल फाइव अपॉन डेल टी, मतलब ये जो हमने लिमिट लगा डी आएगा, डी फाइव बी अपॉन डी टी लिमिट लगाने के बाद, इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो ये तो हो गए फैराडे के नियम, दो नियम ये हो गए, उसकी ये व्याख्या हो गई। फिर उसके बाद है भंवर धाराएं होती क्या है। भंवर धाराओं का कॉन्सेप्ट इस बार हट गया है, लेकिन उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो भंवर धारा क्या होती है, तो जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चालक या कुछ भी चालक हो सकता है, उसमें क्या हुआ, हमने चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से निकल रहा था, उसमें हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, तो उस चालक में जो उत्पन्न भंवर मतलब जल के समान ही होती है, जैसे जल में भंवर धारा है, जैसे जल में धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पानी भरा है, पानी में एक पत्थर फेंक दिया, पत्थर फेंकने से क्या होगा, इसमें गोल 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 धाराएं बनने लगेंगी। तो ऐसे इसमें उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार, मतलब ये गोल गोल प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। कब, जब हम इसके फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो इन्हीं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। तो इस बार तुम लोग को सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है इसकी, और अनुप्रयोग भी पढ़ लेंगे, अनुप्रयोग भी आते हैं।
ठीक है। तो भंवर धारा का प्रदर्शन कैसा होता है, तो तांबे की एक आयताकार प्लेट लेते हैं, ठीक है, इसकी तांबे की, जो गोल गोल उसमें मतलब शेप में बनाते हैं। क्षैतिज अक्ष पर विद्युत चुंबक NS के ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्रतापूर्वक गति कर रही होती है। मतलब यहाँ हमने ले लिया N, ठीक है, यहाँ ले लिया हमने S ये चुंबक के, और यहाँ पर एक हमने वायर लिया, पहले तो एक तांबे की हमने वो एक लोहे की रॉड ले लिया, तांबे की कह दो, उसमें हमने वायर लपेट दिए, ठीक है, गोल गोल करके वायर लपेट दिए। तब विद्युत चुंबक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो जाती, मतलब यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो तांबे की प्लेट स्वतंत्रतापूर्वक गति करती है, ठीक है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। हवा के घर्षण के कारण इसका आयाम धीरे धीरे कम होने लगता है। अब क्या होगा, जब ये घूम रही है तो हवा के घर्षण से ये धीमे धीमे इसका घूमना कम हो जाएगा, और अंत में कुछ समय के पश्चात ये रुक जाती है। किंतु जब तांबे की प्लेट गति कर रही हो, उस समय विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। अब यहाँ पर हमने ये चुंबक जो लगी है, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, यहाँ पर ये जो वायर है इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो तांबे की प्लेट तुरंत ही रुक जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये तुम लोग को आएगा नहीं, तुम लोग को सिर्फ आएगा कि भंवर धारा की डेफिनेशन क्या है। तो भंवर धारा के अनुप्रयोग ये आ सकते हैं कि अनुप्रयोग बताओ भंवर धारा का क्या क्या उपयोग है। तो भंवर धाराओं के अवरोधक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग विभिन्न उपकरणों और यंत्रों में किए जाते हैं। कौन कौन से यंत्र में इसका हम यूज कर सकते हैं, धारामापी को रुद्धदोल बनाने में, मतलब धारामापी की कुंडली जो है तांबे के विद्युत रोधी तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाया जाता है। एक एल्यूमिनियम का हमने फ्रेम लिया और तार ली हमने तांबे की, उसको हमने लपेट दिया। तब जब कुंडली विक्षेपित, ठीक है, बनाया जाता है, और जब कुंडली विक्षेपित होती है तो ढांचे में भंवर धारा उत्पन्न होती है। मतलब जैसे जैसे कुंडली हिलेगी यहाँ वहां, तो तांबे में क्या होगी, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कुंडली की गति का विरोध करती है। अब ये भंवर धाराएं जो है वो कुंडली को रोकेंगी घूमने से, उसकी गति का विरोध करेंगी, अतः कुंडली विक्षेपित होकर इधर उधर बिना हिले उपयुक्त स्थिति में शीघ्र ही रुक जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक, तो मतलब शीघ्र ही रुक जाएगी, यहाँ वहां नहीं जाएगी, तो हम इसका यूज कर सकते हैं बल्कि भंवर धाराओं का। दूसरा, प्रेरण भट्टी में, इसमें क्या होता है, तो यदि किसी धातु को तीव्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, बहुत ज्यादा परिवर्तित हो रहा है, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो बदलता जाता है, बहुत बदल रहा है, अगर हम उसमें इसको रख दें तो उसमें प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि धातु पिघल जाती है। यही प्रेरण भट्टी का सिद्धांत है। मतलब अगर हमें धातु को पिघलाना है तो हम देखो भंवर धाराओं का यूज कर सकते हैं। और क्या होगा, विद्युत ब्रेक के लिए, अब विद्युत ट्रेनों को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होती है उनको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक ब्रेक पहिए की धुरी के साथ साथ घूमता है, मतलब जैसे जैसे पहिया घूमेगा ये उसी के साथ साथ ये भी घूमेगा। जब ट्रेन को रोकना होता है तो ड्रम के पास तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है। अब जिससे क्या होगा कि ड्रम में तीव्र भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो इसके साथ साथ घूम रहा था ड्रम, उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो रही है, जो ड्रम के साथ साथ पहिए को भी रोक देती है। अब क्या हो रहा है, इसी के साथ साथ घूम रहा है ड्रम, अब जैसे ड्रम रुकेगा तो पहिया रुकेगा, तो ड्रम कब रुकेगा, जब उसमें भंवर धारा उत्पन्न होगी, भंवर धारा उत्पन्न होने से ड्रम रुक जाएगा तो पहिया वैसे ही रुक जाएगा। तो मतलब ये ब्रेक के जैसा कार्य कर रहा है। और क्या है, प्रेरण मोटर में, यदि घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में धातु का एक बेलन रख दिया जाए तो बेलन में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र और बेलन के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है, अतः बेलन भी घूमने लगता है। और ये प्रेरण मोटर का सिद्धांत है, ये मोटर वाला हो गया। तो ये इतने टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं, किसको, भंवर धाराओं को।